हेलो बच्चों, वेलकम इन माय क्लास एटीएस टीचिंग विद तरुण सर। आज हम साइंस की क्लास लेंगे, क्लास 7th अध्याय 10। और आज हम इसमें चर्चा करेंगे श्वसन के बारे में। श्वसन क्या है, हम श्वसन क्यों करते हैं, हमें श्वसन की आवश्यकता क्यों है और ये किस लिए आवश्यक है, और इससे उसको सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। जीवों में श्वसन, जैसा कि हमने आपको बताया, ये हमारा लेसन है। चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हम श्वसन क्यों करते हैं? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं, फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करता है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। मतलब ये है कि हम जो सांस लेते हैं, सांस से जो हम ऑक्सीजन को अपने शरीर में ले जाते हैं, उसी ऑक्सीजन का उपयोग हमारे भोजन के विखंडन में होता है और उसी से हमको ऊर्जा मिलती है। मतलब श्वसन का सीधा संबंध हमारी ऊर्जा को प्राप्त करने से है। चलिए आगे इसके कुछ और तथ्यों को समझने की कोशिश करते हैं। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। मतलब कहने का यह है कि श्वसन दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में और दूसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है उस प्रक्रिया को हम वायवीय श्वसन कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। चलिए आगे कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारा वायवीय श्वसन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उसको हम देखते हैं एक इक्वेशन के जरिए। ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब क्या है, भोजन का विखंडन, ग्लूकोज भोजन में जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं। ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऊपर हमने बताया था कि वायु की अनुपस्थिति में भी हम श्वसन कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते, कुछ जीव जैसे ईस्ट हैं, ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज क्या होगा, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा और हमें ऊर्जा प्रदान करेगा। हमें नहीं, जो जीव उससे श्वसन करते हैं जैसे ईस्ट है, और कुछ जीवाणु भी हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं।
चलिए इसको हम एक इक्वेशन से समझने की कोशिश करते हैं। ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध है तो वो क्या होगा, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्रदान करेगा। चलिए इसे कुछ और आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप में श्वसन कर सकती हैं, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती हैं। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। मतलब यह है कि जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है वो उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो उस समय क्या होता है, हमारे भोजन का विखंडन अवायवीय होता है और वो उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए इसको इक्वेशन से समझते हैं। ग्लूकोज जो पेशियों में है हमारे, बहुत देर तक काम करने के बाद या कंटिन्यू में, तो क्या होता है, ग्लूकोज पेशी में जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल बनाता है और ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। चलिए आपकी पेशियों में ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। लैक्टिक अम्ल का संचयन क्या करता है, पेशियों में ऐंठन को उत्पन्न कर देता है। मतलब जब हम थक जाते हैं, आपने देखा होगा कि आपके मांसपेशियों में जब आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो दर्द होने लगता है। तो उसके लिए आमतौर पर लोग क्या करता है, गर्म पानी से उसको मालिश करता है या गर्म पानी से धुलने पर वो ऐंठन समाप्त हो जाती है। उसका कारण यह है कि जब हम गर्म पानी से उस पर करते हैं तो वहाँ पर खून का दौरान बढ़ जाता है और वहाँ ऑक्सीजन की पूर्ति ज़्यादा होने लगती है और वो लैक्टिक अम्ल क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है और हमारे शरीर का ऐंठन कम हो जाता है। चलिए देखते हैं आगे इसको। गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। श्वसन। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। मतलब ये कि अगर आपकी सांस बंद हो गई तो आप फिर जिंदा नहीं रह सकते, आप जीवित नहीं रह सकते। इसलिए आपको जीवन पर्यंत जब तक आदमी जीवित रहेगा उसकी सांसें चलती रहेंगी। तो अभी आपने इसमें देखा कि ऑक्सीजन, जिस वायु में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है उसे हम ग्रहण करते हैं और उस प्रक्रम को क्या कहते हैं, अंतःश्वसन। और जो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम बाहर निकालते हैं, वो उच्च श्वसन प्रक्रिया कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं।
कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंतः श्वसन और उच्च श्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंतः श्वसन और एक उच्च श्वसन। मतलब एक श्वास का मतलब है कि हमने जो सांस अंदर ली है और उसके बाद जो सांस निकाली है, मतलब एक अंतः श्वसन और एक उच्च श्वसन को मिलाकर एक श्वास बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। आपने देखा होगा जब आप दौड़ते हैं बहुत तेज़ी से तो आपकी सांस फूलने लगती है, आपको जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। तो वही स्थिति है। उस समय हम क्या करते हैं, 1 मिनट में जैसे अमूमन हम 15 से 18 बार सांस लेते हैं, उस समय हम 25 बार तक अपनी सांस को अंदर बाहर निकालते हैं जल्दी जल्दी। तो हमको या हमें देखने वालों को ये लगता है कि हमारी सांस फूल रही है। चलिए आगे देखते हैं। हम श्वास कैसे लेते हैं, हम इसके बारे में समझते हैं। इस फिगर को देखिए, इसमें आपका नास गुहा दिखाई दे रही है, मतलब नाक है। नाक से हम या मुंह से हम सांस को अंदर लेते हैं, वायु को जिसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होता है उसे हम अंदर लेते हैं। वो हमारे ग्रसनी में पहुंचती है, ग्रसनी से फिर श्वास नलिका में, श्वास नलिका से होते हुए वो फेफड़ों में पहुंच जाती है, वहाँ से पूरे शरीर में वो पहुंचा दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। हम अपने नथुनों नासाद्वार से वायु अंदर लेते हैं। नासाद्वार मतलब नाक से या मुंह से हम अंदर लेते हैं वायु को। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों फुसफुस में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। ये आप देखिए, इसमें पसलियाँ दिखाई दे रही हैं जिसके अंदर फेफड़े हमारे बंद हैं, और उसके नीचे वाले हिस्से में आप चित्र में देख सकते हैं डायफ्राम है जो उसको फेफड़ों को सपोर्ट रखता है, मतलब उसको आधार प्रदान करता है, एक तरह से जमीन देता है जिस पे वो रुका होता है। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशी परत जो डायफ्राम मध्यपट कहलाती है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। जो हमारी वक्ष गुहा है उसको आधार प्रदान करती है, उसी पे हमारी पसलियाँ और उसको सपोर्ट मिलता है रुकने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो उसमें जो हमारा डायफ्राम है और पसलियाँ वो भी काम करती हैं। अंतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारे वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं, इसको अंतः श्वसन कहते हैं। देखिए इस चित्र में देखिए, वायु अंदर जा रही है यहाँ से और ये पसलियाँ बाहर की तरफ फैल रही हैं और डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है। तो जो एरिया है वहाँ का फेफड़ों का वो बढ़ जाता है और उस ज़्यादा से ज़्यादा हवा को हम अंदर ले सकते हैं। उसके बाद जब हम उच्च श्वसन करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, तो इसमें जस्ट विपरीत प्रक्रिया होती है। चलिए उसको समझते हैं। उच्च श्वसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर ढकेल दी जाती है। चलिए इसको हम चित्र से समझते हैं। देखिए आप फिगर में डायफ्राम ऊपर की तरफ जा रहा है अपनी मेन पोजीशन में और पसलियाँ भी अपनी
पोजीशन में अंदर की तरफ जा रही हैं और हवा बाहर की तरफ हमारी वायु जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बाहर निकल रही है वो हवा बाहर निकल जा रही है। चलिए अब हम आगे को और समझते हैं। धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान कैंसर से भी संबंधित है, इससे अवश्य बचना चाहिए। जैसा कि बच्चों आप टेलीविज़न में देखते होंगे, जब भी कोई फिल्म आता है उसमें कोई स्मोकिंग करता रहता है, सिगरेट पीता रहता है, तो आपके टेलीविज़न में लिख के आता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए धूम्रपान न करें और इससे कैंसर हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप धूम्रपान न करें और अपने आसपास के लोगों को भी इसे करने के लिए मना करें। चलिए हम आगे देखते हैं। हम जिस वायु का अंतः श्वसन अथवा उच्च श्वसन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। मतलब जो हम वायु अंदर ले रहे हैं अपने शरीर में, उसमें पूरी तरह से ऑक्सीजन ही नहीं रहता है, और भी गैसें रहती हैं, मिश्रित रहती हैं, बहुत सारी गैसें। उसमें आपका नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बहुत सारी गैसें हैं जो हमारे शरीर में अंदर जाती हैं और फिर हम उन्हें बाहर निकाल देते हैं। सिर्फ ऑक्सीजन को ही हम अंदर लेते हैं और जब हम निकालते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को और ऐड कर देते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं। चलिए हम भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना कितना परसेंटेज हमारे सांस में होता है जिसे हम लेते हैं और निकालते हैं उसको समझते हैं इस फिगर के जरिए। चलिए, अंतः श्वसित और उच्च श्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत। ये हमारा फेफड़ा है, फेफड़े में हम कितनी हवा भर रहे हैं ये हम अंतः श्वसन में देखते हैं। चलिए देखते हैं, हमने अंतः श्वसित वायु जो ली है उसमें हमारा ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है वो देखेंगे हम। 21% ऑक्सीजन ये फेफड़े में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट जाता है? 0.04%। मतलब बहुत ही कम कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर से लेते हैं। 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारे फेफड़े में प्रवेश करती है। अब हम उच्च श्वसन में निकालते कितना परसेंट है वो हमें देखना है। चलिए देखते हैं, उच्च श्वसित वायु में हम क्या निकाल रहे हैं। तो ऑक्सीजन हमारा 16.4% हम ऑक्सीजन निकालते हैं। मतलब जो हमने ऑक्सीजन ली थी 21%, उसमें से 16.4% हम बाहर निकाल दे रहे हैं। मतलब ऐसा मान लीजिए आपकी 4% ही आपके पास में है। 4.6% ऑक्सीजन ही हमने शरीर में ऑब्जॉर्व किया है, बाकी ऑक्सीजन हमने निकाल दी है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है? 4.4%। मतलब ये भी लगभग 4.5% कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं फेफड़े से। चलिए हम आगे और समझने की कोशिश करते हैं। अन्य जंतुओं में श्वसन, मतलब ये तो मानवीय या दूसरे जंतुओं की बात हो रही है जिसमें फेफड़े होते हैं, तो श्वसन कैसा होता है। कुछ दूसरे जंतुओं के बारे में भी हम अभी बात करेंगे। चलिए अभी पहले हम फेफड़े वाले जंतुओं के बारे में बात करते हैं। जैसे हाथी है, शेर है, गाय है, बकरी है, मेंढक है, छिपकली है, सर्प है और पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं और वो श्वसन ऐसे ही करते हैं जैसे हमने ऊपर आपको बताया। चलिए आगे हम दूसरे जंतुओं के बारे में भी कुछ चर्चा करते हैं। काकरोच है, काकरोच कैसे श्वसन करता है हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। काकरोच के शरीर में पार्श्व भाग में, मतलब इनके किनारों में, दोनों तरफ शरीर के पार्श्व हिस्से भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। मतलब इनको श्वास रंध्र कहते हैं, मतलब सांस लेने वाले छिद्र। श्वास रंध्र का मतलब ऐसा समझिए आप, सांस लेने वाले छिद्र। जैसे हम नाक से सांस ले रहे हैं वैसे ये अपने पार्श्वों में स्थित छेद से, इसको रंध्र बोलते हैं, उससे ये सांस लेते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है।
जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाते हैं। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों में से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। आइए इसको हम चित्र से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कॉकरोच है, इसके साइडों में ये देखिए छिद्र दिखाई दे रहे हैं आपको, यही श्वास प्रणाली है। इसी से कॉकरोच सांस लेता है, हवा को, ऑक्सीजन को अंदर लेता है और पूरे शरीर में उसको हर कोशिका में पहुंचाता है और फिर इन्हीं श्वास प्रणाली से कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके शरीर में बनती है उसको बाहर निकाल देता है। इसी प्रकार कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाली केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। मतलब श्वास प्रणाली तंत्र सिर्फ और सिर्फ कीटों में ही पाया जाता है। यह व्यवस्था और किसी दूसरे जंतुओं में नहीं पाई जाती है। चलिए हम आगे और कुछ समझते हैं। केंचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केंचुआ आपने देखा होगा, केंचुए को हम किसान का मित्र बोलते हैं। ये बारिश के दिनों में खेतों में ज़मीन में ये ज़मीन की उर्वरकता को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं, इसलिए इनको किसान का मित्र भी कहते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र मतलब गीला, नम और श्लेष्मीय प्रतीत होता है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं जो आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। मेढक का क्या है, मेढक जब बारिश का मौसम होता है तो वो बाहर आ जाते हैं और उस समय वो श्वसन अपने फेफड़े से करते हैं। जब बारिश का मौसम समाप्त हो जाता है तो ये ज़मीन के अंदर में अपने आप को रखते हैं और वहाँ पे रहते हुए ये अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जल में श्वसन, पानी के अंदर श्वसन। थोड़ा कल्पना कीजिए आप, क्या आप पानी के अंदर रहकर सांस ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। पानी के अंदर हम सांस नहीं ले सकते हैं, लेकिन मछलियाँ पानी में ही रहती हैं या पानी में रहने वाले जो जीव हैं वो पानी के अंदर ही रह कर के सांस लेते हैं। वो कैसे सांस लेते हैं, उनके शरीर में क्या व्यवस्था होती है, उसको हम इसमें देखेंगे। चलिए हम देखते हैं। मछली है आपका, देखिए इसमें क्लोम जिसको गिल बोलते हैं उसके माध्यम से वो सांस लेता है। वो क्या करता है, पानी को अंदर ले खींचेगा अपने मुंह से और गिल से पानी को बाहर और पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को अपने शरीर में ले जाएगा। चलिए इसको और समझते हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं। वे जल से श्वसन कैसे करते हैं? मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। क्लोम क्या है, वो उनकी स्किन से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। जब वो सांस लेते हैं तो पानी को वो मुंह से खींचते हैं और खींचने के बाद वो क्लोम से होते हुए पानी गुजरता है और वहाँ पर वो ऑक्सीजन को वहीं से पूरे शरीर में भेज देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्या पादप भी श्वसन करते हैं? मतलब जो जीव जंतु या मनुष्य हैं वो श्वसन करते हैं, तो क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? इसको चलिए हम समझते हैं। अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। वे वायु से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के
कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। मतलब पौधे अपने श्वसन में जंतुओं की भांति ही रासायनिक क्रिया करते हैं। वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल देते हैं। चलिए इसको और थोड़ा समझते हैं हम। पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं। मतलब पौधों के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। वही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। मतलब ऑक्सीजन को वहीं से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को उन्हीं छिद्रों से बाहर निकाल देते हैं वातावरण में। चलिए और देखते हैं। ये तो बाहरी हिस्से की बात हुई। अगर हम जड़ की बात करें तो जड़ें कैसे सांस लेती हैं, जड़ों के बारे में ये चित्र में आप देखिए। ये मिट्टी के कण हैं, जड़ें मिट्टी के अंदर घुसी हुई हैं और कणों के बीच में वायु रहती है, हवा रहती है। उन्हीं से वो मूल छिद्रों से, जो जड़ में छिद्र पाए जाते हैं, उससे वो ऑक्सीजन को लेते हैं। पादप के अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा, मूल मतलब जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मतलब जड़ मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों वायु में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। कभी आपने अगर देखा हो किसी पौधे में, अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डाल दें और उसमें पानी कंटिन्यू लगा रहे जड़ में, तो पौधे सांस नहीं ले पाते हैं जड़ से और वो पौधे खराब हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनको वहाँ से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और वो सूख जाते हैं। चलिए आगे प्रश्न उत्तर पे चर्चा करेंगे। जो भी प्रश्न उत्तर है उसे हम हल करेंगे। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेज़ी से गहरी सांसें क्यों लेता है? चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं। एक धावक को अपनी पेशी कोशिकाएं को अधिक ऊर्जा प्रदान करनी होती है क्योंकि दौड़ से उसकी पेशियों में अधिक काम किया। ऐसा करने के लिए वह सामान्य से अधिक तेज़ी से गहरी सांसें लेता है ताकि उसकी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन की प्राप्ति से भोजन का विखंडन होता है और अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। मतलब जितना अधिक ऊर्जा चाहिए होगी उतनी हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगी? जब हम सांस लेंगे। जब हम अधिक से अधिक दौड़ने में हम अधिक से अधिक ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, मतलब अधिक ऊर्जा चाहिए, मतलब हमें अधिक सांसें लेना पड़ेगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। चलिए हम पहले समानताएं देखते हैं क्या है। दोनों में भोजन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वसन वायवीय हो, अवायवीय हो या पेशीय श्वसन हो, तीनों ही प्रकार के श्वसन में ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? ग्लूकोज से। जैसे हमने पीछे रिएक्शन में देखा था कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में, दोनों ही स्थितियों में वो ऊर्जा हमें प्रदान करता है। और ऊर्जा कहाँ से आ रही है? हमें भोजन से मिलती है। चलिए अब हम अंतर देखते हैं क्या है इनमें। वायवीय श्वसन में क्या अंतर है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव है। वायवीय श्वसन में क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है। इसके अंत उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं। ऊर्जा भी प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ज़्यादा समय लगता है। मतलब इसमें ऊर्जा उत्पन्न होने के लिए समय अधिक लगेगा।
ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें ऊर्जा अवायवीय श्वसन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण है जैसे पौधे और जंतु क्या करते हैं, वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। चलिए अब हम अवायवीय श्वसन के बारे में बात करते हैं। देखते हैं क्या है इसमें। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संभव है, मतलब अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन नहीं होता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके अंत उत्पादों में कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल और अल्कोहल होते हैं। अवायवीय श्वसन में आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल और अल्कोहल बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल किस में बनता है, ईस्ट की कोशिका में आपने देखा होगा। लेकिन जो हमारे पेशी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन होता है उसमें लैक्टिक अम्ल बनता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऊर्जा जल्दी उत्पन्न होती है। इसमें ऊर्जा क्या होती है, तुरंत इंस्टेंट ऊर्जा हमें मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब जितनी ऊर्जा भोजन में होती है वो पूरी ऊर्जा हमें नहीं मिल पाती है, क्योंकि भोजन का पूर्ण विखंडन नहीं हो पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण क्या है आपका, बैक्टीरिया और पेशी कोशिकाओं में ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है। उत्तर देखते हैं। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं और केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है। कभी कभी यह कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं, तब यह गुहा की कोमल परत को उत्तेजित कर देते हैं और हमें छींक आती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 फरक नलियाँ लीजिए, प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल से भर लीजिए। इन्हें ए, बी तथा सी द्वारा चिन्हित कीजिए। परख नली ए में एक घोंघा रखिए, परख नली बी में कोई जलीय पादप रखिए और सी में एक घोंघा और पादप दोनों को रखिए। किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी। चलिए अब हम इसको एक एक करके देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। परख नली ए में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी, क्योंकि उसमें केवल घोंघा है। घोंघा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करता है, इसलिए सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड किसमें होगी, परख नली ए में, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ घोंघा रखा हुआ है। चलिए दूसरी स्थिति में देखते हैं। परख नली बी में जलीय पादप है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं कर अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, इसलिए परख नली बी में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होगी। उसमें सिर्फ पौधा ही है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा इसमें अधिक होगी। चलिए तीसरा देखते हैं क्या है। परख नली सी में जलीय पादप और घोंघा दोनों ही हैं। घोंघा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है और पादप उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड परख नली ए में होगी, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। चलिए देखते हैं। तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है। तिलचट्टा मतलब काकरोच की हमने बात की थी, वही तिलचट्टा हो जाएगा आपका यहाँ पे। कि शरीर में वायु प्रवेश करती है, ये कीटों में आ जाते हैं आपके। तिलचट्टे किस में आते हैं, कीटों में आते हैं। तो कीटों में हमने बताया था आपको वातक के द्वारा श्वसन होता है या पार्श्व में श्वास प्रणाली होती है, उनके वक्ष के पार्श्व में श्वास प्रणाली होती है। हमने काकरोच में देखा था। चलिए इसके हम ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है इसमें। फेफड़ों द्वारा, क्लोमों द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा, त्वचा द्वारा। तो क्या है, श्वास रंध्रों के द्वारा इसमें श्वसन होता है, यही उसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए
अगला देखते हैं हम। अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह है। तो हमने पीछे आपको क्या बताया था, लैक्टिक अम्ल जो है हमारे शरीर में पेशीय श्वसन में उत्पन्न होते हैं। चलिए देखते हैं क्या है इसके ऑप्शन। कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल ही इसका सही उत्तर होगा, हमने आपको बताया। एल्कोहल और जल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, लैक्टिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है। हमने आपको बताया था 15 से 18 विश्राम अवस्था में, और अगर व्यायाम की स्थिति में है तो 25 बार प्रति मिनट। चलिए आपको ऑप्शन में देखते हैं। 9 से 12 प्रति मिनट ये गलत हो जाएगा आपका। 15 से 18 प्रति मिनट यही सही उत्तर होगा आपका। 21 से 24 प्रति मिनट है। 30 से 33 मिनट सही उत्तर इसमें आपका 15 से 18 प्रति मिनट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उच्च श्वसन के समय पसलियाँ, जब हम उच्च श्वसन करते हैं और उस समय क्या होता है, हमारी पसलियाँ अंदर की तरफ आती हैं, अंदर की तरफ होती हैं और वो हमारी वायु को बाहर निकालने में मदद करती हैं। चलिए देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। बाहर की ओर गति करती हैं, ये गलत है। नीचे की ओर गति करती हैं, ये भी गलत है। ऊपर की ओर गति करती हैं, ये भी गलत है। बिल्कुल गति नहीं करती। इसमें बाहर की ओर गति करती हैं मतलब बाहर जा रही हैं, फिर वो नीचे की ओर बोल रहा है, यही इसमें आपका सही हो जाएगा। दूसरा वाला नीचे की ओर गति करती हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से करना है। अभी आपका ईस्ट दिया है एक तरफ, डायफ्राम, मध्यपट, त्वचा है, पत्तियां हैं, मछली है और मेढक है। दूसरी तरफ क्या है आपका, केचुआ। केचुआ किससे श्वसन करता है, आपने देखा था, त्वचा से श्वसन करता है। क्लोम किस में पाए जाते हैं, मछलियों में पाए जाते हैं। एल्कोहल, ईस्ट से एल्कोहल बनता है। ईस्ट में जब श्वसन करता है ईस्ट तो क्या करता है, अवायवीय श्वसन करता है और ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। वक्षगुहा को आधार कौन प्रदान करता है, डायफ्राम करता है, ये आपने देखा था। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं। और फेफड़े और त्वचा द्वारा श्वसन किस में होता है, मेढक में होता है। चलिए अब हम इसको मिलाते हैं। ईस्ट क्या होगा, ईस्ट एल्कोहल उत्पन्न करता है, ये आपका इसके साथ सही हो जाएगा। डायफ्राम, मध्यपट, वक्षगुहा को आधार प्रदान करता है, ये आपका सही हो जाएगा। त्वचा द्वारा श्वसन कौन करता है, केचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करता है। पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं जिससे वो श्वसन क्रिया करते हैं। मछली में क्लोम या गिल द्वारा श्वसन होता है और मेढक में फेफड़ों और त्वचा दोनों से श्वसन होता है, ये सही हो जाएगा। इसमें श्वास प्रणाल वातक किसमें पाए जाते हैं, कीटों में, जैसे काकरोच और तिलचट्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य हैं अथवा असत्य हैं। चलिए देखते हैं सत्य असत्य क्या है। अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है, ये क्या है, असत्य है, आपका गलत है। क्योंकि अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर बहुत अधिक तीव्र हो जाती है, मतलब बहुत तेज़ी से आदमी गहरी सांसें लेने लगता है, ये गलत है, आपका असत्य हो जाएगा। अगला देखते हैं। पादपों में श्वसन प्रकाश संश्लेषण, पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, ये भी गलत है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण तो दिन में होता है लेकिन श्वसन दिन और रात दोनों में होता है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। मेढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं, ये सत्य है। मेढक त्वचा से भी श्वसन करता है और फेफड़ों से भी। चलिए अगला देखते हैं। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, ये गलत है, क्योंकि मछलियों में श्वसन के लिए क्या होते हैं, गिल, क्लोम पाए जाते हैं, ये असत्य है।
अगला देखते हैं, अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। अंतः श्वसन के समय आपने देखा था डायफ्राम हमारा नीचे की ओर जाता है और पसलियाँ बाहर की ओर निकलती हैं, तो क्या होगा, आयतन उसमें बढ़ जाएगा। ये सत्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई पहेली के प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णाक्षर अथवा संयुक्ताक्षर दिए गए हैं। इनको मिलाकर जीवों तथा उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा में ऊपर, नीचे अथवा विकर्ण में पाए जा सकते हैं। श्वसन तंत्र तथा जीवों के नाम खोजिए। इन शब्दों के लिए संकेत नीचे दिए गए हैं। चलिए हम पहले संकेत देखते हैं क्या है। इन शब्दों के लिए संकेत नीचे दिए गए हैं। यही आपका संकेत है। कीटों की वायु नलियाँ, उससे क्या बनेगा। चलिए हम अब तालिका देखते हैं। तालिका है हमारा कीटों की वायु नलियाँ। कीटों की वायु नलियाँ क्या होती हैं, तो आपने पीछे पढ़ा था कीटों की वायु नलियाँ श्वास प्रणाल होती हैं। तो आपका श्वास प्रणाल ये आ जाएगा। श्वास प्रणाल क्या है, पहला आपका कीटों की वायु नलियाँ होती हैं। वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना क्या कहलाती है, पसली कहलाती है। वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना पसली कहलाती है। ये आपका पसली वाला सही हो जाएगा। तीसरा है वक्ष गुहा का पेशीय तल। वक्ष गुहा का पेशीय तल क्या कहलाता है, डायफ्राम कहलाता है। क्या कहलाता है, डायफ्राम कहलाता है। और चलिए पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र क्या कहलाते हैं, रंध्र कहलाते हैं। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र रंध्र कहलाते हैं। चलिए कीट के शरीर के पार्श्व भागों के छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं, वो श्वास रंध्र कहलाते हैं। छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं, श्वास रंध्र कहलाते हैं। मनुष्य के श्वसन अंग क्या कहलाते हैं, फेफड़े। मनुष्य में श्वसन किससे होता है, फेफड़ों से होता है। तो मनुष्य के श्वसन अंग फेफड़े कहलाते हैं। वे छिद्र जिनसे हम सांस भीतर लेते हैं अंतः श्वसन करते हैं। सांस लेके अंतः श्वसन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो हम उसको नासाद्वार कहते हैं। वे छिद्र जिससे हम सांस भीतर लेते हैं नासाद्वार कहते हैं। एक अवायवीय जीव क्या है आपका, ईस्ट है। हमने पीछे पढ़ा था, क्या है वो, ईस्ट है। श्वास प्रणाल तंत्र वाला एक जीव क्या है आपका, काकरोच या तिलचट्टा, पढ़ा था ना हमने पीछे। तो क्या है आपका ये, तिलचट्टा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका पूरा हो गया। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि, अब हम आगे विकल्प देखते हैं। 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं है, वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। हाँ, ये आपका ऑप्शन सही है, लग रहा है यही होना चाहिए। अगला है वहाँ वायु का ताप भूतल के ताप से अधिक है, ये गलत है। पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है। तो आपका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, खा वाला हो जाएगा। वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। थैंक यू बच्चों, ये वीडियो देखने के लिए। अब हम आपसे मिलते हैं अपनी नई क्लास में।